अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। और उसी का एक पार्ट, उसकी एग्जांपल है लैक ऑपेरॉन। दरअसल इससे पहले के जो लेक्चर हुए उसमें आपने दो टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसमें एक टॉपिक पढ़ा था प्रोटीन सिंथेसिस। और वो जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो टॉपिक था, आपने ये देखा था उसके अंदर कि जो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, प्रोटीन की जो तालीफ़ होती है, ये प्रोटीन की तालीफ़ में दो स्टेजेस है, दो मरहले हैं। एक डीएनए से आरएनए बनने का अमल, जिसे हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा था, याद अगर होगा आपको तो। और दूसरा मरहला जिसमें आरएनए से, यानी यहाँ एमआरएनए बना, आरएनए से जो है तो प्रोटीन बना और इसे ट्रांसलेशन कहा था। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अपन ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट, लैक ऑपेरॉन के ज़रिए समझने वाले हैं, उसमें आपको ये समझना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, यानी डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, ये किस तरह से बनता है। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जानदारों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमने कहा कि सभी एंजाइम्स, सभी खामिरे, ये प्रोटीन हो गए। सभी हार्मोन्स, महरेकाब हम जिसे कहते हैं, इसको खामिरे कहते हैं, इसको महरेकाब कहते हैं, ये प्रोटीन हो गए। इसके अलावा जो सेल यानी खलिया और सेल ऑर्गेनेल्स, खलिए के मुख्तलिफ हिस्से, खलीबे हैवान से कहते हैं उसको, जैसे तवानियाँ हैं, गोल्जी जिसाम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये सब, इन सब के ऊपर का हिफाजती ग्लाफ वो प्रोटीन से बना है, लिपिड और प्रोटीन से, इसीलिए उसको बॉडी ब्लॉक्स कहा जाता है। तो ये जो प्रोटीन इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये जो प्रोटीन की जो तैयारी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस जिसे हम कहते हैं, प्रोटीन की तालीफ जिसे कहते हैं, ये होता कैसे है, ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। लेकिन ये कब होता है? तो सबसे पहला इसका जवाब ये आएगा कि जब इस सेल की, इस खलिए की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह के प्रोटीन को तैयार करने की, उस एतबार से वो प्रोटीन तैयार होगा। कभी भी किसी भी वक्त कोई प्रोटीन तैयार नहीं होगा। जैसे जिस एंजाइम्स की ज़रूरत जब होगी तब वो एंजाइम्स, क्योंकि ये प्रोटीन है तो वो एंजाइम्स उस शक्ल में तैयार होंगे। जब जिस महरेकाब की ज़रूरत होगी वो महरेकाब उस वक्त तैयार होंगे। जब नए सेल डिवीज़न या नए खलियात बनेंगे खलिए तकसीम के ज़रिए, तब ये खलिए के मुख्तलिफ हिस्से बनाने, खलिए के ऊपर का हिफाजती ग्लाफ बनाने, यानी जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, खलवी झिल्ली कह रहे हैं, ये सब बनाने के लिए इस प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये है कि जो रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, उसके मुताबिक ये प्रोटीन बनेगा और मुख्तलिफ प्रोटीन उस एतबार से बनेंगे। यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। अब चलते हैं, अब ये मुख्तलिफ प्रोटीन बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ये सवाल दूसरा आता है। तो उसका जवाब ये है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए हमको पता है कि आर्जी तौर पर ये दो पट्टियाँ एक दूसरे से अलग होती है, हमने देखे, इसको पढ़े पूरा डिटेल में। और ये अलग होने के बाद इसमें की एक पट्टी, एक स्ट्रैंड जो है, ये एमआरएनए को बनाती है, ठीक है। और ये एमआरएनए इस प्रोटीन का जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसका पैगाम लेकर आता है, राइबोसोम से जुड़ता है और उस तरह के प्रोटीन को तैयार करता है। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड ये इस एमआरएनए को कैसे बनाता है, और ये बनाने का जो निज़ाम है, ये जो सिस्टम है, उसी को ऑपेरॉन सिस्टम या मैकेनिज्म ऑफ ऑपेरॉन कहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि डीएनए से एमआरएनए जो बनेगा और जिस प्रोटीन को बनाने की उसको तरतीब देना है, उसका मैकेनिज्म, उसका अमल, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनाने का जो अमल है, लेकिन कैसा, एक मखसूस प्रोटीन के लिए, उससे हम ऑपेरॉन मैकेनिज्म कहेंगे। और इसके नज़रिए को, यानी कैसे होता है, उसके नज़रिए को ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट कहेंगे। समझ में आ रहा है? अब ये जो लैक ऑपेरॉन क्या चीज़ है, लैक ये वर्ड आया है लैक्टोज से, ये इसके एग्जाम्पल हैं।
ये लैक्टोज एक किस्म की शुगर है, और ये लैक्टोज शुगर जो है, ये लैक्टोज शुगर को, मतलब अगर हम एक बैक्टीरिया की एग्जांपल लेते हैं ई कोलाई की, अगर ये इसे हम एज ए फूड ग़िज़ा के तौर पर देते हैं, इस मटेरियल में इसको रखते हैं, तो फिर ये लैक ओपेरॉन कैसे काम करता है ये इसमें हमको पढ़ना है। यानी लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए उस ई कोलाई बैक्टीरिया को कौन से एंजाइम्स की ज़रूरत होगी। अभी हमने बताया कि ये एंजाइम्स सब प्रोटीन है, तो फिर वो एंजाइम्स यहाँ ये डीएनए, ये एमआरएनए को बनाने के लिए कैसे पैगाम देता है और कैसा ये ट्रांसक्रिप्शन होगा। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको ये समझना है कि ट्रांसक्रिप्शन का जो अमल है, जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को तैयार करता है, उससे मैकेनिज्म ऑफ ऑपेरॉन कहेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को कि डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए एक किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को, उसको ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट कहेंगे। ये एग्जाम्पल है इसकी। तो ये मुख्तसरन इसका बैकग्राउंड रहा। इसको समझने के लिए अगर ये समझते हैं तो इसको आगे समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए अब ये मेन टॉपिक्स पे आते हैं। ये ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट जो है, चलिए इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना साइड में, ताकि आपको ये आगे का समझने में आसान हो जाएगा। चलते हैं। ये ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट 1961 में दो साइंटिस्ट जैकब और मोलोड, ये दोनों ने जो है इसको पेश किया है। 1961 ये ईयर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक साइंटिस्ट का नाम है जैकब और दूसरा है मोनोड, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर इस ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट को बताया, ये नज़रिए को बताया कि कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है और इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे इस सिस्टम को चलाया जाता है, ये मैकेनिज़्म होता कैसे है। उससे पहले आप कुछ बातें यहाँ समझ लीजिए कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो एमआरएनए को बना रहा है, वो डीएनए का स्ट्रक्चर, वो डीएनए की स्ट्रिप, ये किस तरह से इसको ऑपरेट करती है, किस तरह से इसको बनाती है, समझ लीजिए। यहाँ पहले ये जो डायग्राम है, इसको पहले आप समझ लीजिए, बाद में फिर डिटेल में हम ये लैक ओपेरॉन के ज़रिए, यानी लैक्टोज शुगर कैसे बनता है, कैसे उसको तैयार किया जाता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले समझना है कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए के इस स्ट्रैंड पर जो एमआरएनए को बनाने वाला है, इस डीएनए के स्ट्रैंड पर एक्चुअल में दो जीन होंगे। एक जो जीन होगा, ये वाला हिस्सा, इसको रेगुलेटरी जीन कहेंगे, ओके। और दूसरा ये जो रहेगा वो वाला हिस्सा, उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब क्योंकि ये एग्जाम्पल ही हमको लिखना है, तो ये जो लैक्टोज शुगर है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया में जब तैयार होगी, तो इसे तैयार करने के लिए, मतलब अगर ये हम ग़िज़ा के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी 3 एंजाइम्स की। एक एंजाइम होगा, एक खामेरा होगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, याद रखिए नाम, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। दूसरा जो एंजाइम होगा, दूसरा खामेरा होगा, बीटा ग्लैक्टोसाइड परमिएज, ओके। और तीसरा जो खामेरा होगा वो होगा ट्रांस एसिटलेज। वैसे इसको ग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटलेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब जगह ग्लैक्टोसाइड लिख रहे हैं, तो वो लिख सकते हैं आप लोग, ज़्यादा ना बढ़ाते इसको, ट्रांस एसिटलेज, ठीक है। अब ये 3 एंजाइम्स, यानी ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज, अब इसको शॉर्ट में याद रखिए, ये पूरा नाम याद रखिए तो बहुत अच्छा, और ट्रांस एसिटलेज, एसिटलेज हम कह सकते हैं। ये 3 एंजाइम्स, ये 3 खामेरे की ज़रूरत है इस लैक्टोज शुगर का, जब हम इसको ई कोलाई बैक्टीरिया में हम इसको डालेंगे तब। मतलब क्या है कि जब मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ डीएनए से आरएनए बनेगा और ट्रांसलेशन होगा, जहाँ पर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो हमको अब ये प्रोटीन्स बनाना होंगे, ग्लैक्टोसाइडेज बनाना होगा, ग्लैक्टोसाइडेज परमिएज बनाना होगा, ट्रांस एसिटलेज बनाना होगा। अब ये तीनों बनाने के लिए यहाँ ये जो हिस्सा है, जिसे मैंने कहा अभी आपको, ये स्ट्रक्चरल जीन वाला हिस्सा, ये स्ट्रक्चर वाला जीन
एक्चुअल में यहाँ पर ये 3 जीन हो गए जो इस 3 एंजाइम्स को बनाएंगे, जिनको नाम दिया जाता है Y, Z और A। ठीक है, ये Y ये जीन ग्लैक्टोसाइडेज को बनाएगा, Z ये जीन ग्लैक्टोसाइडेज परमेज को बनाएगा और A ये जीन ट्रांस एसिटिलेज को बनाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? देखिए ये हिस्सा इसका स्ट्रक्चरल जीन का, यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया, याद होगा आपको, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रेकॉन, ये बताया था मैंने। और ये जीन जो है ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं या अफाली जीन होते हैं। तो ये सिस्ट्रॉन से 3, एक को Y से डिनोट किया गया, एक को Z से किया गया, एक को A से किया गया। Y किसे बनाएगा? ग्लैक्टोसाइडेज को बनाएगा। B किसे बनाएगा? ग्लैक्टोसाइडेज परमेज को बनाएगा। और ट्रांस एसिलेट्स को A बनाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन जो होगा यहाँ, ये ट्रांसक्रिप्शन में उस तरह का ये आरएनए बनेगा जो इन 3 एंजाइम्स को, मतलब ये 3 तरह के प्रोटीन को बनाने का काम करेगा। उस तरह से फिर अमीनो एसिड जुड़ेंगे और ये 3 प्रोटीन बनेंगे, यानी इस पर जो तरतीब होगी। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अमल होता कैसे है? ये अमल करने के लिए ये रेगुलेटरी जीन जो है, इसके हाथ में ये सब करवाना है। रेगुलेटरी जीन इसको ऑपरेट करता है और इसको जो है आप ऑपरेटिंग जीन कह सकते हैं, रेगुलेटरी जीन कह सकते हैं। अब यहाँ इसके 3 जीन हैं, 3 तरह से, जैसे ये 3 है वैसे ये, एक को रेगुलेटरी जीन कहा जाता है, एक को प्रमोटर जीन कहा जाता है और एक को ऑपरेटर जीन कहते हैं। ओ से डिनोट करते हैं उसको। रेगुलेटरी I, P फॉर प्रमोटर, O फॉर ऑपरेटर। याद रखिए, इसको नोट डाउन कर लेना। रेगुलेटरी, प्रमोटर और ऑपरेटर। जो रेगुलेट करता है उसको तैयार करता है, P उसको उकसाने का काम करता है, प्रमोट करता है। और ये जो O है ऑपरेट, ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन को ऑपरेट करता है कि इसको कैसे बनाना है, यानी पूरे निज़ाम को अमल में लाने का काम ये ऑपरेटर जीन के कब्जे में होता है। उसके पहले यहाँ जो है, यहाँ ये प्रमोटर जीन इससे जुड़ा होता है और यहाँ इन डायरेक्टली यहाँ पर एक एंजाइम जुड़ा है, एक खामेरा जुड़ा है। इस खामेरे को जो है हम आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे। आपको पता होगा कि जब ट्रांसलेशन मैंने आपको पढ़ाया था, तो जब डीएनए की 2 पट्टियाँ इस तरह से अलग होती है ये, और यहाँ जब mRNA बनता है तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इस आरएनए पॉलीमरेज का होता है। यानी पहले आरएनए प्राइमर इसको तरतीब देता है और आरएनए पॉलीमरेज इस mRNA के पट्टी को बनाता है, यानी उसके न्यूक्लियोटाइड बनाता है जैसे इस डीएनए पर हो गया वैसे। जैसे यहाँ जो डी न्यूक्लियोटाइड हो गए उसके मुताबिक ये बनेंगे, यानी ये स्ट्रक्चर ऑफ जीन की ये कॉपी करेगा और फिर जाकर इन प्रोटीन को बनाने में हेल्प होगी। ये इस तरह के प्रोटीन बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है, तो ये पार्ट हमारा रेगुलेटरी जीन कहलाएगा या ऑपरेटर सिस्टम कहलाएगा और ये वाला स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा। अब समझ में आ गया? ये 2 हिस्से हो गए। अब ये होता कैसे एक्चुअल में? अब 2 तरह से, यानी ये जो ऑपरेटर सिस्टम है, ये ऑपरेटर सिस्टम में जब जैसे ये लैक्टोज शुगर, अब जब हम अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, लाइकोपेरॉन के ज़रिए अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसको समझने की कोशिश इसके ज़रिए करेंगे तो दोनों टॉपिक एक साथ हो जाएंगे आपके। पहले ये ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट में इतना याद रखिए कि ये सब कुछ इसके अंदर होगा। ये पूरा सिस्टम, ये पूरा निज़ाम है। किसने बताया है? जैकब और मोनोड ने। अब ये होता कैसे है? इसमें देखिए लैक्टोज शुगर ई कोलाई बैक्टीरिया, हमको पता है कि जो लैक्टोज शुगर है, ये लैक्टोज शुगर आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा इसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर। तो उसको जब हमको डाइजेस्ट करना है तो तब ये ई कोलाई बैक्टीरिया, जब इसको ये लैक्टोज शुगर, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया को हम अगर ये लैक्टोज के मीडियम में रख देंगे, यानी उसको एज ए फूड मटेरियल लैक्टोज शुगर देंगे, तो जब इसको अब लैक्टोज शुगर लेना है तो सबसे पहली बात यह है कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया का जो सेल है इसमें इसने दाखिल होना चाहिए। तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस परमेज की, परमिशन लेने वाला, दाखिल करवाने वाला। ठीक, उसके बाद ये दूसरा होगा ग्लैक्टो एसिडेज। आपको पता होगा कि लैक्टोज शुगर जो है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को याद कीजिए, वहाँ जाकर आप देखिए, वहाँ सबसे पहला जो अमल होता है वो होता है हाइड्रोलाइसिस, यानी वहाँ H2 उसके साथ रिएक्ट होता है और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज तैयार होता है। यानी ये जो लैक्टोज शुगर है, ये लैक्टोज शुगर से
ग्लूकोज बनेगा और प्लस ग्लैक्टोज बनेगा, दोनों का भी फार्मूला C6H12O6 C6H12O6। ओके, यहाँ इसके साथ H2 ऐड हो जाएगा और ये लैक्टोज शुगर के साथ H2 ऐड होने से ये बनेगा, हाइड्रोलाइसिस होगा उसका। अब ये सब करवाने के लिए ये एंजाइम चाहिए हमको, यानी लैक्टोज से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनाने के लिए ग्लैक्टोसाइडेज ये एंजाइम काम करेगा, परमेज उसको दाखिल करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा, और ट्रांस एसिटिलेज जब ये ग्लूकोज बनेगा उसके बाद का जो रिएक्शन है वो एसिटिल कोएंजाइम में फॉर्मेशन करेगा, एसिटिलेज हो जाएगा, वहाँ पर ये एसिटिलेज का काम पड़ेगा और फिर जाकर आगे का प्रोसेस होगा। तो समझ में आ रहा है हमारे कि यहाँ जो 3 एंजाइम्स ये जो है 3 खामरे हैं, इसकी ज़रूरत जब ये लैक्टोज शुगर हम ई कोलाई बैक्टीरिया को दे रहे हैं तब इसकी तीनों की ज़रूरत पड़ रही है, और ये तीनों प्रोटीन जब तैयार हो गए तो ये लैक ऑपेरॉन कहलाएगा। समझ में आ रहा है। अब जब ये ई कोलाई बैक्टीरिया को हम लैक्टोज नहीं दे रहे, उस वक्त की पोजीशन क्या होगी? जब ये हम नहीं दे रहे तो तब इसको जो है तो ये ऑपरेटर सिस्टम एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पर रिप्रेसर बोलकर एक जीन होगा, वो रिप्रेसर जीन इसको जो है तो इसको लॉक कर देगा, बंद करेगा, और ये आरएनए पॉलीमरेज अफाली नहीं होगा, फंक्शन में नहीं आएगा, और जब ये फंक्शन में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से आरएनए नहीं बनेगा, और अगरचे यहाँ इसको लैक्टोज मिलेगा तो फिर ये जो है तो ये इसको पूरा तरह से ये दोबारा से एमआरएनए बनाने का काम करेगा। ये कैसे होता है अब हम देखते हैं। चलिए ये डायग्राम ये पूरा आप याद रख लीजिए, ये उसका बैकग्राउंड है, इसको भी आप याद रखिए और ताकि समझने में आपको आसानी हो जाएगी। चलते हैं अब ये कैसे होता है। देखिए सबसे पहले आपको ये भी आप सब याद रख लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में क्या होता है। समझ लीजिए यहाँ पर ये आरएनए की स्ट्रिप है, सॉरी डीएनए की, और ये डीएनए की स्ट्रिप में समझ लीजिए ये वाला पार्ट इसका ये रेगुलेटरी जीन का है, फिर ये वाला इसका ये पार्ट ये प्रोमोटर जीन का है, ये वाला पार्ट ऑपरेटर जीन का है, और इसके बाद ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है, ये एक Y है, दूसरा Z है, और ये तीसरा ये A है। ठीक समझ में आ रहा है। अब यहाँ क्या होता है देखिए, सबसे पहले जब यहाँ पे लैक्टोज नहीं है उस वक्त की पोजीशन देखिए, जब लैक्टोज नहीं है तो उस दौरान जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए जो एमआरएनए बनेगा इसको हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि अब लैक्टोज शुगर नहीं है, इन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो फिर उस वक्त इसको बनाने के लिए जो ये एमआरएनए चाहिए वो नहीं बनेगा। तो फिर यहाँ पर जो है ये रिप्रेसर जीन बोलकर एक काम करेगा, और ये जो रिप्रेसर जीन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको इस तरह से हम बताते हैं, ये रिप्रेसर जीन यहाँ से क्या करेगा, इस ऑपरेटर सिस्टम को, ये O है, ये वाला P है, ये वाला I है, ये वाला Z है, ये वाला Y है, ये वाला A है। ठीक, तो ये क्योंकि यहाँ पर ये इस जगह RNA पॉलीमरेज ये एंजाइम है जो इसको बनाने का काम करेगा, तो इस जगह जो है ये रिप्रेसर जीन यहाँ पर इसको लॉक कर देगा। रिप्रेसर जीन क्या करेगा, इसको लॉक कर देगा। अब जब इसको लॉक करेगा, बहुत सिंपल चीज़ है, इसको लॉक करेगा तो फिर ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन अफारी नहीं होंगे, फंक्शनल नहीं बनेंगे, और फंक्शनल नहीं बनेंगे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा, और यहाँ पर ये एमआरएनए नहीं बनेगा जो इन 3 एंजाइम्स को बनाने का काम करता है। समझ में आ रहा है। अब यही चीज़
ये डायग्राम दोबारा आप बना लीजिए उसको, इसको मैं यहीं बता रहा हूँ समझा कर, आपने इसको दोबारा बनाना, ठीक है। फिर यही क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, इसको लैक्टोज शुगर ट्रांसफ़र कर लेंगे, यानी लैक्टोज शुगर में हम इसको रखेंगे। अब लैक्टोज शुगर में रखेंगे तो बहुत सिंपल चीज़ है कि ये 3 इसको बनाना है, तो फिर ये लैक्टोज शुगर जो है, ये लैक्टोज शुगर ये री प्रेशर जीन के साथ रिएक्ट करेगी और इसको लॉक कर देंगे यहीं पर, ये इसको यहाँ बढ़ने नहीं देगी, और ये ऑपरेटर जीन को बंद नहीं करेगा, ये ऑपरेटर जीन अफाली हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी रिक्वायरमेंट है ये 3 एंजाइम्स को बनाने की। फिर ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर एक एमआरएनए को बनाने का काम करेगा यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए, और ये जो एमआरएनए बनेगा, ये एमआरएनए जो बनेगा, ये एमआरएनए इन 3 एंजाइम्स को बनाने वाला होगा। कौन से 3 एंजाइम्स को? ग्लाइकोसाइडेज को, परमेज को और एसिटिलेज को। ये 3 एंजाइम को बनाने वाला ये एमआरएनए यहाँ बनेगा, और ये 3 एंजाइम को बनाने वाला एमआरएनए फिर यहाँ पे ये हुआ ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ हुआ ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ ये एमआरएनए जब राइबोसोम से जुड़ेगा, राइबोसोम से जुड़ने के बाद जब यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के ज़रिए जो प्रोटीन बनेगा उसमें ये 3 तरह के प्रोटीन बनेंगे, एक ग्लाइकोसाइडेज बनेगा, एक ग्लाइकोसाइड परमेज बनेगा और ट्रांस एसिटिलेज बनेगा। तो यहाँ हमने ये देखा है कि जब पहले ओपेरॉन कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं ये आपके समझ में आया, बाद में हमने देखा कि लैक ओपेरॉन उसके एक एग्जाम्पल है। लैक्टोज शुगर जो है जब हम ई कोलाई बैक्टीरिया को प्रोवाइड करेंगे, तो प्रोवाइड करने के बाद ये होगा कि लैक्टोज शुगर जो है ये रीप्रेशर जीन के साथ रिएक्ट हो जाएगी, इसके साथ जुड़ जाएगी, इसको फिर ये ऑपरेटर सिस्टम से जुड़ने यानी इसको लॉक नहीं करेगी। अब लॉक नहीं करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, अब ऑन हो जाएगा मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज फिर इसको इस अमल को करने के लिए तैयार, यानी ये ऑपरेटर सिस्टम इसको ऑपरेट करवा रहा है। ये सब में ये रेगुलेटरी जीन और प्रमोटर जीन का अहम रोल आता है। रेगुलेटरी जीन अफाली होगा जब यहाँ पर ये लैक्टोज शुगर यहाँ पे दाखिल होगा तब। तो यहाँ ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, यानी यहाँ जब ये लैक ओपेरॉन आप लिखोगे तो ये डायग्राम बनाना है 2, और साथ ही साथ आपको इसके जो जीन है वो नाम लिखना है। एक जीन का नाम आपको रेगुलेटरी जीन लिखना है, फिर दूसरा इसमें रेगुलेटरी जीन में पहले वाला ये लिखिए आप, उसके बाद में दूसरा प्रमोटर लिखिए, तीसरा ऑपरेटर लिखिए, ठीक है। फिर 4th ये तीनों को लिख लीजिए आप, ये जेड वाई ये इनको एक साथ स्ट्रक्चरल जीन लिखिए, ठीक है। और एक इसमें जो वो जीन नहीं है लेकिन इसे इंड्यूस करने वाला या इंड्यूसर कहते हैं, ये इंड्यूसर जीन या इंड्यूसर जिसे कहा जाता है, वो आपने इतना भी लिखे तो चलेगा ये 4, लेकिन इसको याद रखिए ये क्या होगा। मैंने अभी आपको कहा कि जब यहाँ लैक्टोज शुगर होगा तो फिर ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया का जो सेल है, ये सेल इस खलिए में इसके कुछ यानी क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन जो है तो सेमी परमेबल है, तो ये लैक्टोज शुगर को यहाँ परमिट करेगा इसके अंदर दाखिल करने की, और जैसे ये दाखिल होगा तो इस सिस्टम पे वो असर करेगा। और ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम मैंने अभी जैसे कहा आपको कि ये सिस्टम क्या करेगी, ये सिस्टम यहाँ पर ये रीप्रेशर जीन को इसके साथ ये लॉकिंग करेगा, और ये लॉक जैसे करेगा ऑपरेटर सिस्टम ऑन हो जाएगा, यानी इसका काम शुरू हो जाएगा। और ऑपरेटर सिस्टम ऑन जैसे हो जाएगा वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ये इस एमआरएनए को बनाने के लिए रेडी हो जाएगा, और फिर उस आरएनए को बनाएगा, और उस आरएनए के ज़रिए फिर ट्रांसलेशन के ज़रिए जो है तो ये 3 एंजाइम्स इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैंने पहले आपको समझाया कि ये एंजाइम्स मतलब क्या होते हैं, प्रोटीन, यानी ये 3 किस्म के प्रोटीन बनेंगे। और इस तरह से हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ये एक एग्जाम्पल थी ई कोलाई बैक्टीरिया की, यानी लैक ओपेरॉन में ये एग्जाम्पल है। तो इसके ज़रिए हमारे समझ में आता है कि ऐसा ही सभी जानदारों में प्रोटीन का जो बनने का अमल होता है, प्रोटीन की तालीफ का जो अमल होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं और लैक ओपेरॉन किसे कहते हैं, ये आप बहुत अच्छे से समझोगे। ये डायग्राम पहले बना लेना, ये 2 डायग्राम बनाना आपको, ये 4 लिखना, ये नहीं लिखे तो चलेगा, और इसके बारे में शॉर्ट लिखना कि रेगुलेटरी जीन कौन सा है, प्रमोटर जीन कौन सा होता है, ऑपरेटर जीन क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, ये तीनों के नाम लिखना, और ये तीनों जो है तो किसे किसे बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।
नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसके बाद का टॉपिक।